आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। शहर के बाहरी हिस्से में एक टूटा फूटा सा रेलवे गेस्ट हाउस खड़ा था, जैसे सदियों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी। उस गेस्ट हाउस की खिड़कियां जंग खा चुकी थीं और छत से टपकती बूंदों की आवाज़ बिल्कुल किसी के रोने जैसी लग रही थी। अनवी 24 साल की लड़की उसी वीरान स्टेशन पर उतरी थी, सिर्फ एक बैग लिए, एक पुरानी तस्वीर लिए और आंखों में अपने खोए हुए भाई विवेक को ढूंढने की आस लिए। अनवी ने अपने आप से कहा, वो यही था, यही स्टेशन, यही गेस्ट हाउस और यहीं से वो गायब हुआ था। अब चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। स्टेशन से बाहर निकलते ही अंधेरा घना हो गया। उसके सामने पुराना रेलवे गेस्ट हाउस था, बंद, सुनसान और डरावना। जब उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया तो एक बूढ़ा चौकीदार सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चेतावनी थी। चौकीदार ने धीमे स्वर में, इधर नहीं जाना बिटिया, वहां समय नहीं चलता और जो गया वो वापस नहीं आया। अनवी ने सख्ती से कहा, मेरा भाई भी गया था और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। चौकीदार ने एक गहरी सांस ली, फिर चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। किर्ररररर दरवाज़ा खुला और उस गेस्ट हाउस की सड़ी हुई हवा उसके चेहरे से टकराई। एक अजीब सी महक थी, जैसे पुरानी यादें सड़ रही हों। अंदर एक लंबी सीढ़ी थी, लकड़ी की, पुरानी। अनवी पांव रखा, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, और जैसे जैसे वह चढ़ती गई, हवा और भारी होती गई, मानो हर सीढ़ी किसी बीते राज को दबाए हुए थी। चौकीदार की आवाज़ दूर से गूंजी, 13वीं सीढ़ी पर मत रुकना, मत देखना पीछे। लेकिन जब अनवी 12वीं सीढ़ी पर पहुंची, उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमराई और 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही टक 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 पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। अनवी ने पलटकर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था, कुछ जाग चुका था। कमरे में घुसते ही उसे विवेक की डायरी मिली, धूल में सनी, उसके नाम से लिखी गई। पहला पन्ना, अगर तुम ये पढ़ रही हो अनवी, तो तुम भी अब मेरी तरह फंस चुकी हो। यहाँ हर रात कोई 13वीं सीढ़ी से वापस नहीं आता। अनवी के हाथ कांपने लगे। दीवारों पर कुछ उभरा था, खून से लिखे गए निशान, विवेक का नाम और कई और नाम जिन्हें वो जानती भी नहीं थी। कमरा बंद होने लगा और हवा ठंडी नहीं बल्कि जिंदा लग रही थी। अचानक एक लड़की की चीख गूंजी, जोरदार, बहुत पास से। अनवी ने पीछे देखा। 13वीं सीढ़ी से एक साया ऊपर चढ़ रहा था, आधी इंसान, आधी परछाई। अनवी की सांस जैसे थम सी गई थी। वो साया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिल्ला उठती थी, जैसे वो साया उन पर सिर्फ पाँव नहीं, कोई सजा रखता हो। तक 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 उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल, जैसे किसी अधूरी आत्मा की जली हुई रूह। अनवी की आंखें फैल गई। वो एक पल को हिली तक नहीं, जैसे उसके शरीर से जान निकल चुकी हो। विवेक, उसके होठ कांपे। क्या तुम हो? साया एक पल को रुका। उसकी गर्दन अजीब सी ऐंठी, जैसे इंसानी हड्डियों से नहीं बनी हो। फिर उसने बहुत धीमी, डूबी हुई आवाज में कहा, तुम देर से आई हो अनवी। अनवी के गले से आवाज नहीं निकली। उसने धीमे धीमे पीछे हटना शुरू किया, पर तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अंधेरा और गहरा हो गया। केवल दीवार की एक पुरानी लैंप जल उठी, एक मध्यम पीली रोशनी, जिससे कमरा और डरावना लगने लगा। साया अब पूरी तरह 13वीं सीढ़ी पर खड़ा था। वो आधा इंसान, आधा धुआं था। उसके बाल बिखरे, कपड़े फटे और आंखों में घोर दुख। तुम्हें वो सब जानना है जो मैंने छुपाया? अनवी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे मेरे भाई की सच्चाई चाहिए। मुझे कुछ भी मंजूर है, लेकिन मुझे जवाब दो। साया हंसा, एक डरावनी गूंजती हंसी जो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई।
सच्चाई? यहाँ कोई एक सच्चाई नहीं है अन्वी। यहाँ हर आत्मा अपनी मौत का झूठ पहनकर जीती है। कमरे की दीवारें अब खून से लिखे नामों से भरने लगी। विवेक, रोहित, संध्या, राजीव, हर नाम के नीचे एक तारीख और एक शब्द गायब। अचानक एक खिड़की खुली और बाहर की हवा अंदर घुस आई। वो हवा नहीं थी, वो सांस थी किसी की, जिंदा और गहरी। जो यहाँ आता है वो किसी की जगह लेता है। कोई गया तो कोई रह गया। अन्वी की आंखें विवेक की डायरी पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और अगला पन्ना पलटा। अगर तुम अब भी यही हो तो सुनो, इस गेस्ट हाउस में 13 आत्माएं फंसी है। हर आत्मा किसी सीढ़ी से जुड़ी है और जो 13वीं सीढ़ी पार करता है वो अगली कैदी बन जाता है। मतलब? अन्वी फुसफुसाई। मेरा भाई अब उस 13वीं आत्मा की जगह ले चुका है। साया अब सामने आ गया था और जैसे ही अन्वी ने उसकी आंखों में देखा, वो वही था, विवेक, लेकिन पूरी तरह बदल चुका। उसका चेहरा विकृत, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बहन के लिए एक छोटी सी चमक थी। अन्वी, तुम वापस चली जाओ वरना। तभी पीछे से एक लड़की की चीख गूंजी। नहीं, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अन्वी ने पलट कर देखा। कमरे के एक कोने से एक और परछाई उभरी, जो साया से भी ज्यादा डरावनी। वो थी पहली आत्मा जिसने इस जगह को श्रापित किया था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी। हवा अब सर्द नहीं बल्कि भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अन्वी अब 2 सायों के बीच खड़ी थी। एक विवेक, उसका अपना भाई, जो अब खुद एक अधूरी आत्मा बन चुका था। दूसरी वो परछाई जिसने इस जगह को श्रापित किया था। उसका चेहरा आधा जला था, बाल उलझे हुए और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे किसी ने उसकी रूह को जिंदा ही जला दिया हो। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, वो बच नहीं सकता। जिसने एक बार सीढ़ी पार कर ली, वो हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाता है। अन्वी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों किया तुमने? साया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम अर्चना था और मैं पहली थी जिसने 13वीं सीढ़ी को छुआ। लेकिन मैंने नहीं जाना था कि वो सीढ़ी समय की सीमाओं को चीर देती है, कि वो सीढ़ी किसी और ही दुनिया का दरवाजा है। उसकी आवाज भारी पड़ गई, मानो सदियों की पीड़ा से भरी हो। इस गेस्ट हाउस में जो भी ठहरा, वो 13 रातों तक ठीक 1:13 बजे नींद से जागा और फिर वो गुम हो गया। हम सब फंस गए एक ऐसे चक्र में जहां रात कभी खत्म नहीं होती और फिर हमें बस एक चीज चाहिए होती है, एक नया मेहमान जो हमारी जगह ले सके। अन्वी अब समझ चुकी थी, ये कोई आम गेस्ट हाउस नहीं था। ये एक रिट्रीट था अधूरी आत्माओं का, जिन्हें जिंदा इंसानों की ऊर्जा चाहिए होती थी खुद को टिकाए रखने के लिए। लेकिन अन्वी एक बहन थी, सिर्फ एक डरपोक लड़की नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और विवेक की डायरी को खोला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें मुझे बचाना है तो याद रखो, हर आत्मा को वो याद दिलाओ जो उसे इंसान बनाती थी। लेकिन सतर्क रहो, अगर किसी आत्मा ने तुम्हारी रूह को छू लिया तो तुम भी हम में से एक बन जाओगी। अब ये एक खेल था, यादों का, भावनाओं का और हिम्मत का। ठीक है, अन्वी ने धीरे से कहा, तुम सबको मुक्ति दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अर्चना हंसी, लेकिन उस हंसी में अब डर था। तो शुरुआत करो उस कमरे से जहां समय रुका हुआ है। वो दरवाज़ा खुला, एक लंबा गलियारा जिसके दोनों ओर बंद कमरे थे। हर कमरे के बाहर एक नाम, एक तारीख और एक शब्द, 13। अन्वी ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक जवान लड़का बैठा था जो घड़ी की टिक टिक में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर वीरान मुस्कान थी। कृपया मेरी घड़ी ठीक कर दो, मैं बहुत देर से सोया नहीं हूँ। अन्वी ने धीरे से उसके पास जाकर वो घड़ी ली। उसमें समय अटका था 1:13 AM पर। उसने अपनी घड़ी निकाली जो अब भी चल रही थी, और जैसे ही उसने समय मिलाया, वो आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और एक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, अब मुझे नींद आ रही है, शुक्रिया। वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। एक आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन अभी 12 बाकी थी। कमरे की दीवारों पर कुछ उभरने लगा, खून से लिखा हुआ, हर आत्मा की एक कुंजी है और हर कुंजी की एक कीमत। क्या तुम अपनी रूह की कीमत चुकाने को तैयार हो?
अन्वी, विवेक की आवाज़ फिर सुनाई दी। जल्दी करो, इससे पहले कि अर्चना तुम्हारी यादों तक पहुंच जाए। गैलरी की लाइट झपक रही थी, जैसे किसी ने उन पर सांस रोककर निगाहें गड़ा दी हों। हवा में धीमी धीमी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अन्वी अब समझ चुकी थी कि हर दरवाजे के पीछे एक आत्मा है और हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी। वो दूसरे कमरे के सामने रुकी। दरवाजे पर लिखा था नीरजा, 19 जून 1994, कमरा नंबर 13B। उसने कोशने हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन एक कोने में धीमी सी रोशनी एक शीशे की अलमारी से आ रही थी। उसमें सजी थी एक जोड़ी चप्पलें, एक टूटा हुआ रेडियो और एक गुड़िया जिसका चेहरा अधूरा था। मत छूना उन्हें, ये मेरी है। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। अन्वी पलटी। वहाँ खड़ी थी 14 से 15 साल की एक लड़की, सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में, उलझे वालों के बीच उदास आंखें। तुम मेरी चीज़ें ले रही हो, सब मेरी है। वो धीरे धीरे अन्वी की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल किसी लहराती छाया जैसी थी। अन्वी पीछे हटी, फिर धीमे स्वर में बोली, नीरजा, ये चीज़ें तुम्हें क्यों रोक कर रखे हुए हैं? नीरजा अचानक रुक गई। उसकी आंखें चमकने ली। क्योंकि कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, सब मुझे भूल गए। मैं चाही रही हर साल हर जून की 19 तारीख को इंतज़ार करती रही। अन्वी ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसके बैग में कुछ मिठाई थी जो वो रास्ते में ले आई थी। उसने उसे निकाला और धीरे से कमरे के बीच ज़मीन पर रख दिया। हैप्पी बर्थडे नीरजा, वो बोली, आंखों में नमीयुक्त मुस्कान के साथ। कमरा अचानक हल्का होने लगा। नीरजा ठिठकी और उसकी आंखों में पानी आ गया। तुम आई मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही। नीरजा ने अपनी गुड़िया को गोद में उठाया, उसकी टूटी आंखों पर हाथ फेरा और फिर उसकी छाया धुंधली होने लगी। अब मैं जा सकती हूँ। माँ शायद वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ब्रो मुस्कराई और फिर एक धीमी रोशनी में वो घुल गई, उस कमरे के हर कोने में एक सुकून छोड़ते हुए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब 2 आत्माएं मुक्त हो चुकी थी, लेकिन हर दरवाजे के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। गैलरी की दीवार पर एक नया संदेश उभरा, खून से लिखा, हर आत्मा की मुक्ति के साथ एक दरवाज़ा और खुलता है। लेकिन याद रखो अन्वी, कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होना चाहती, और उनमें से एक अब तुम्हारा नाम जानती है। अन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। पीछे से फर्श पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज़ आने लगी थी। वो पलटी। 13वीं सीढ़ी के पास कोई बैठा था, एक लंबा साया, बाल जमीन तक बिखरे हुए, और आवाज़, अन्वी, तीसरा दरवाज़ा मत खोलना, वरना जो मैं जानती हूँ वो तुम्हें भी न ले डूबे। गेस्ट हाउस के गलियारे में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो चीखों से पहले होता है। अन्वी की सांसें तेज हो रही थीं। अभी वो नीरजा की आत्मा से मिली ही थी, और उसके जाते ही दीवार पर उभरे उस खून से लिखे संदेश ने सब कुछ बदल दिया था। कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होना चाहती, और उनमें से एक अब तुम्हारा नाम जानती है। उसका नाम सिर्फ विवेक जानता था, और वो शाया जिसने उसका नाम पुकारा था, वो इंसान नहीं थी। अन्वी गहरी सांस लेते हुए दीवार की ओर बढ़ी, जहां तीसरे कमरे का दरवाज़ा था। इस बार दरवाजे पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस खरोंचें थी, और उन खरोंचों के बीच उभरा था एक्स, जैसे कोई ज़बरदस्ती उस दरवाजे को छुपाना चाहता हो। अचानक पीछे से फिर वही आवाज़ आई, धीमी, गीली और सरसराती, अन्वी, तीसरा दरवाज़ा मत खोलना। अन्वी ने पलटकर देखा, लेकिन इस बार कोई दिखा नहीं। हाँ, सीढ़ियों के पास एक गीला निशान ज़रूर था, जैसे कोई बालों से भीगा सिर ज़मीन पर रगड़ता हुआ गया हो। अन्वी ने खुद से कहा, अगर डर गई तो मैं कभी विवेक को नहीं ढूंढ पाऊंगी। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। क्लिक। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। श्रीतर घुप अंधेरा था।
लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके कानों में किसी की तेज फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं जानती हूं तुम कौन हो और तुम कब मरी थी। क्या? अन्वी ठिठक गई। मैं मरी नहीं हूं, वो चिल्लाई। तभी एक झटका महसूस हुआ। कमरा घूमने लगा। जमीन जैसे फिसल रही थी उसके पैरों के नीचे से, और अचानक दीवार पर एक आईना चमकने लगा। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें थी एक दूसरी लड़की। उसी की शक्ल, उसी के चेहरे के भाव, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। तू अन्वी नहीं है, असली अंधी में हो। तू बस उस हादसे के बाद बंची मेरी परछाई है। अन्वी कांप गई। तू झूठ बोल रही है। सोच, स्टेशन की वो रात, क्या तूने सच में ट्रेन पकड़ी थी, या तू मर गई थी और यहीं अटक गई? आईने की उस परछाई ने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगी। तू मेरी जगह लेना चाहती है, लेकिन इस बार मैं बाहर जाऊंगी। कमरे की दीवारों पर खून टपकने लगा। सारा कमरा जैसे जीवित हो गया। अन्वी ने जोर से चिल्लाया, मैं कोई परछाई नहीं, मैं अन्वी हूं और मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूं। तभी उसकी जेब में रखी विवेक की डायरी जलने लगी। उसने जल्दी से निकाली और देखा कि उसके पन्नों पर कोई नई इबारत उभर रही थी, जैसे किसी ने अभी लिखा हो, अगर ये पढ़ रही हो तो उस छाया को आईने में ब्रोपेस ढकेल दो। उसे तुम्हारे अस्तित्व से डर लगता है। वो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा साहस चुराना चाहती है। अन्वी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर पूरे जोर से चिल्लाई, तू मेरा अक्स नहीं, तू सिर्फ एक फंसी हुई चीख है। वापस जा वहीं जहां तेरा वजूद है। आईना फटने की आवाज आई। कृर्रर्रराकक। छाया चीखी, एक तेज दिल दहला देने वाली चीख, और फिर आईना टूट गया। छाया का चेहरा हवा में बिखर गया और कमरे में सन्नाटा लौट आया। अन्वी गिर पड़ी, खौफती हुई, कांपती हुई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और दीवार पर अब एक नई इबारत थी। 3 में से 2 आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन चौथी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, नीचे, 13वीं सीढ़ी के नीचे। गेस्ट हाउस की हवा अब पहले से भी भारी लग रही थी। कमरे की दीवार पर लिखा वो संदेश, चौथी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, नीचे, 13वीं सीढ़ी के नीचे। अन्वी ने घुटनों पर बैठकर गहरी सांस ली। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो, जैसे अब उसे और पीछे नहीं लौटना है। उसने खुद से कहा, अब बस एक आत्मा और, उसके बाद शायद मुझे विवेक मिल जाए। वो धीरे धीरे वापस सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियां वैसी ही थी, पुस्ती चीखती हुई और हर कदम के साथ एक नई सिहरन देती हुई। अब वो वापस 13वीं सीढ़ी पर पहुंची तो कुछ बदला हुआ था। अब वहां एक पत्थर की स्लैब दिख रही थी, जैसे किसी जमाने में उसे छुपाया गया हो। उस स्लैब पर वही खरोचें थी जो तीसरे कमरे के दरवाजे पर थी, एक बड़ा सा एक्स। तो यही है वो रास्ता। उसने बुदबुदाते हुए जेब से टॉर्च निकाली और पत्थर हटाने लगी। वो भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उसे सरकाया, नीचे की ओर एक अंधेरा गड्ढा खुला, एक तहखाना। कपकपाती उंगलियों से उसने टॉर्च अंदर डाली। नीचे सीढ़ियां थी और उनकी दीवारों पर इंसानों के हाथों के निशान, काले उलझे हुए, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। यह डरावना है, अन्वी का दिल बोला, लेकिन दिमाग ने कहा, पर विवेक भी यही गया। श्रा। वो नीचे उतरने लगी। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई और फिर एक सीढ़ी पर खून फैला था, ताज़ा नहीं लेकिन सूखा हुआ, और साथ में एक टूटे हुए चश्मे का फ्रेम। विवेक का? उसने उसे उठाया और अचानक दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। हमारा नाम लेती है, हमारा खून बहाती है और फिर हमें आज़ादी देने चली है। अन्वी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थीं, जैसे तहखाने की दीवारें बोल रही हो। एक मोड़ पर पहुंचकर सामने एक लोहे का दरवाज़ा था। दरवाजे पर किसी ने उंगलियों से खरोंचकर लिखा था, आखिरी दरवाज़ा खोलने से पहले याद रखो, श्री अंदर है, वो बाहर आना चाहता है। लेकिन नीचे कुछ और भी लिखा था,
और वो विवेक नहीं है। अन्वी पीछे हटी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक तो अंदर गया था। अगर वो नहीं है तो फिर? उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। चर्रर्रर्र। और अंदर एक चौकोर कमरा था। बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी, उस पर कोई बैठा था, हाथ और पैर जंजीरों से बंधे, सिर नीचे झुका हुआ। अन्वी ने कदम आगे बढ़ाया। विवेक, उसने धीरे से पुकारा। फिर भी कोई हरकत नहीं। वो और पास गई। विवेक, मैं हूं। अन्वी, उठो ना भैया। और तभी उसने सिर उठाया। वो चेहरा विवेक को था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। आंखों में कुछ और था, कुछ पुराना, सड़ा हुआ और भूखा। वो मुस्कराया, एक भयानक मुस्कान। अभी भी सोचती है कि मैं तेरा भाई हूं? अन्वी का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। क्या वो अब नहीं है? उसने आत्मा बदल ली थी। चौथी आत्मा अब उसके शरीर में है। और अब मुझे तेरा चाहिए। विवेक का शरीर हिलने लगा, जंजीरें खनकने लगी, दीवारों से फिर वही आवाजें गूंजने लगी। तेरा वक्त हो गया है। तेरा नाम अब इस जगह से जुड़ने वाला है। अन्वी ने दौड़कर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। कमरे में एक लाल रोशनी फैलने लगी। विवेक की परछाई फैल रही थी दीवारों पर, जैसे एक राक्षस जन्म ले रहा हो। और तभी दीवार से एक और आत्मा बाहर आई। एक लड़की, सफ़ेद कपड़ों में, आंखों में आंसू। अन्वी, मैं ही थी चौथी आत्मा, लेकिन मैंने अपना वजूद छोड़ दिया ताकि तू बच सके। अन्वी कांप उठी। तुम कौन हो? मैं हूँ वो जिसे पहली बार तेरा सीढ़ी पर रोका गया था। मैंने उस रात विवेक को चेताया था, लेकिन अब वो खो गया है। तू उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन खुद को बचा सकती है। कैसे? उसकी आंखों में मृत देखना और दीवार पर लगे 5वें निशान को जला देना। कमरे की दीवारों पर लाल रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे खून की नदी बह रही हो। विवेक की परछाई दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगी थी। उसका शरीर वहीं जंजीरों में था, लेकिन उसकी आत्मा अब आजाद थी। अन्वी एक कोने में खड़ी कौंप रही थी, हाथों में विवेक की डायरी, और उस आत्मा का दिया हुआ आखिरी सुराग था दीवार पर लगे 5वें निशान को जला देना। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और चारों तीतरों पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। हर दीवार पर एक एक निशान बना था, खून से उकेरे हुए चेहरे। और फिर आखिरी दीवार पर उसे दिखा वो 5वां निशान, एक अधूरी आकृति, जैसे किसी मासूम चेहरे को अध जलाया गया हो। वही था आखिरी आत्मा का द्वार। पर जैसे ही उसने उस निशान के पास जाना चाहा, विवेक की परछाई हवा में गरज उठी। रुक जा अन्वी, वो जो तुझे रास्ता दिखा रही है वही है जिसने मुझे यहाँ कैद किया। उसने मुझे तुम्हारा भाई बनने से रोका। अब तू मुझे आज़ाद कर सकती है। अन्वी उलझ गई। उस सफ़ेद आत्मा की आंखों में करुणा थी, दर्द था, लेकिन विवेक के चेहरे में अपनेपन की छाया थी। मैं किस पर भरोसा करूं? उसने फुसफुसाया। तभी वो आत्मा फिर प्रकट हुई। उसकी सांसें तेज थी, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर कुरेदा गया हो। अन्वी, उसने तुझे तेरे भाई का नाम लेकर बुलाया, लेकिन उसने ही मुड़झे मारा था। वही है चौथी आत्मा, और जो जंजीरों में है वो सिर्फ एक कील है, असली विवेक नहीं। अन्वी ने एक बार फिर से जंजीरों में बंधे उस शरीर की ओर देखा। वो अब बोल नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी ठंडी गैर इंसानी मुस्कान। तू जानती है ना अन्वी, वो बोला, तू भी अब 13वीं सीढ़ी का हिस्सा है। तेरा नाम यहाँ दर्ज हो चुका है। दीवारें थरथराने लगी। कमरे में पड़ी जलती लालटेन की लौ ऊंची उठी और आत्मा चिल्लाई, जला दो वो निशान, वरना बहुत देर हो जाएगी। अन्वी ने डरते हुए लालटेन उठाई, उसकी लौ को मजबूत किया और 5वें निशान की ओर दौड़ी। वो निशान जैसे अब खुद से जलने को तैयार था। उसने कांपते हाथों से ली को निशान के पास ले गई और पल भर में दीवार चीख उठी। नहीं नहीं, विवेक की परछाई तड़पने लगी। क्रमेरा कांपने लगा, जैसे किसी पुराने वक्त की जड़ें
टूट रही हो। जलती दीवार से धुएं के बीच एक नया दरवाजा उभर आया, लकड़ी का, सीधा, लेकिन ऊपर कुछ उकेरा हुआ था। सत्य की दहलीज पर केवल वो प्रवेश कर सकता है जो अपना अतीत पीछे छोड़ दे। आत्मा ने कहा, अब तू जा सकती है, लेकिन याद रखना, उस दरवाजे के उस पार जो मिलेगा वो तुझे बदल देगा। अन्वी ने आखिरी बार उस परछाई की ओर देखा। अब वो पिघलती मोम की तरह दीवारों में समा रही थी। जंजीरें धीरे धीरे टूट गईं और उस शरीर ने अपनी अंतिम सांस ली। दरवाज़ा खोलते ही तेज उजाला फैला। उसने आंखें मूंद ली और जब खोली वो एक पुराने कमरे में थी। फर्श पर धूल थी, दीवारों पर तस्वीरें, और उन्हीं में एक तस्वीर थी, वो और विवेक। लेकिन कुछ अलग था। उस तस्वीर में वो अकेली थी, विवेक कहीं नहीं था। तभी एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, बिटिया तुम ठीक हो? ये जगह बंद है, कोई सालों से नहीं आया। अन्वी पलटी। वो स्टेशन का वही पुराना चौकीदार था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। तुम, क्या मैं लौट आई हूँ? चौकीदार मुस्कराया। वो जो खो गए थे उन्हें हम नहीं बचा सकते, लेकिन जो खुद को बचा ले वही सच्चा जिंदा होता है। अन्वी ने एक बार पीछे मुड़कर गेस्ट हाउस की ओर देखा। अब वो एक खंडहर था, दरवाजे टूटे हुए, सीढ़ियां मिट्टी में दब चुकी थी। 13वीं सीढ़ी अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। अन्वी चल पड़ी, अपने बीते हुए को पीछे छोड़कर। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में हल्का सुकून भी। विवेक की डायरी उसने वहीं छोड़ दी, क्योंकि अब वो जानती थी कुछ कहानियों कभी पूरी नहीं होती, बस कहीं गहरे दब जाती है। अन्वी उस भूतिया गेस्ट हाउस से निकल चुकी है और 13वीं सीढ़ी की कहानी को पीछे छोड़ आई है। लेकिन असली रहस्य वही खत्म नहीं होता। आखिर क्या हुआ था विवेक के साथ, और कैसे हुई थी इस 13वीं सीढ़ी की शुरुआत 2 साल पहले? शहर के उसी वीरान स्टेशन पर एक लड़का उतरा था। नाम था विवेक रंजन, उम्र 26 साल, पेशे से फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर। वो गांव-गांव घूमकर भूतिया जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था और इसी खोज में पहुंचा था, इस पुराने रेलवे गेस्ट हाउस में जो दशकों से बंद पड़ा था। लेकिन उसे किसी रहस्य ने नहीं खींचा था, बल्कि एक मेल ने, जो उसे अनाम ईसेल आईडी से मिला था। 13वीं सीढ़ी पर रुको, वहां तुम सच्चाई देखोगे। अगर चाहो तो बच सकते हो, लेकिन वक्त सिर्फ एक बार मौका देगा। विवेक को लगा कोई डरावनी मार्केटिंग ट्रिक होगी, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही उसने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला, उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई। ये क्या मजाक है, उसने बड़बड़ाया, लेकिन वो सब रिकॉर्ड होता रहा। वो सीढ़ियों चढ़ने लगा, पहली, दूसरी और फिर 13वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही चारों ओर की लाइट्स बंद हो गई। एक स्त्री का धीमा स्वर गूंजा, तू देखेगा वो जो कोई देख नहीं सकता, पर वो देखेगा तुझको जो अब जिंदा नहीं। विवेक कांप उठा। उसने पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं। कमरा शांत था, लेकिन उस दीवार पर 4 नाम थे। 1 आर्या, 2 मनोज, 3 रूहान, 4 दो, चौथा नाम अधूरा था। विवेक ने दीवार को छूने की कोशिश की, तभी उसे जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को शरीर से खींचने की कोशिश की हो। और फिर एक साया सामने आया। यो एक लड़की की आत्मा थी, सफ़ेद कपड़े, खाली आंखें और माथे पर ताज़ा चोट का निशान। मैं चौथी हूँ, वो बोली। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया 13वीं सीढ़ी पर। अब मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए ताकि मैं इस जगह से बाहर जा सकूं। विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद। उसकी सांसें तेज चलने लगी और तभी एक पुराना कैमरा ज़मीन पर गिरा। उस कैमरे में वो आत्मा कैद थी और वो चीखी, नहीं, ये मेरा घर है, मेरी कैद है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे बाहर जाना है। उस रात विवेक गायब हो गया, लेकिन उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग उसकी बहन अन्वी के पास पहुंची, एक टूटे हुए कैमरे के साथ और एक पुरानी तस्वीर के साथ।
तस्वीर में था गेस्ट हाउस, वो आत्मा और विवेक की परछाई जो अब पूरी तरह इंसान नहीं रही थी। रात का अंधार चुपचाप गेस्ट हाउस की टूटी फूटी दीवारों पर उतर चुका था। विवेक की आखिरी रिकॉर्डिंग अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। उस कैमरे की क्लिप्स में गहराई से कैद था एक रहस्यमयी स्वर, एक आत्मा की कहानी जो उस दिन की त्रासदी से जुड़ी थी। गेस्ट हाउस की हवाओं में ठंडक फैल रही थी, जैसे हर कोने में किसी की सिसकियां सुनाई देती हो। मधुर मधुर लेकिन दर्द भरी फुसफुसाहटों के बीच दीवारों पर उकेरे पुराने नाम और तारीखें अब भी स्पष्ट थे। आर्या, मनोज, रूहान और चौथा नाम अधूरा, जिसने सब कुछ अर्ध सत्य की तरह छोड़ दिया था। विवेक, जो अपने कैमरे से साक्षात्कार कर रहा था, धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और जैसे ही उसने 13वीं सीढ़ी पार की, अचानक कमरे की रोशनी मद्धम हो गई। उसकी रिकॉर्डिंग में अचानक एक सशक्ति सी आवाज गूंज उठी, मैं यहाँ अदका हूँ और मेरी कहानी अधूरी है। विवेक ने झटके से अपनी परिशलाइट चालू की, लेकिन सामने केवल घना अंधकार था। फिर एक पल में दीवार पर एक धुंधली आकृति उभर आई। वो एक लड़की थी, चेहरे पर दर्द की लकीरें, आंखें जैसे फिर भी रो रही हो। उसने धीरे धीरे कहा, मेरा नाम अर्चना है। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी का सबक दिया, लेकिन मेरे सपनों को भी जला दिया गया। विवेक के चेहरे पर भय और उलझन के भाव साफ दिखाई दिए। उसने डरते डरते पूछा, अर्चना, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम मरी हुई हो? अर्चना की आंखों में एक गहरा दुख था। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बोलती हुई थी, जैसे हर शब्द में दर्द छुपा हो। मैं मरी नहीं हूँ विवेक, मैं कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे जिंदा जला दिया गया और इस 13वीं सीढ़ी ने मुझे एक अंधेरे चक्के में बांध दिया। विवेक ने अपनी रिकॉर्डिंग में बारीकी से देखा। उसकी आंखों में डालक रहा था कि वो आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है, कुछ दबी हुई सच्चाई जो अभी तक पूरे रूप में सामने नहीं आई। उसने धीरे से कहा, बताओ, मेरी बहन मेरी यादों में किस तरह खो गई? अर्चना ने एक लंबी सांस ली और उसकी आवाज में गहराई से एक कहानी बस गई। तूने उस दिन मुझे देखा था जब तुम यहाँ आए थे। मैं वो थी जिसने हर रात दीवारों पर आंसू बहाए। मेरी हर चीख, हर दर्द इस हवेली में रुका रहा। उस दिन जब तुमने 13वीं सीढ़ी चढ़ी थी, मेरे सपनों में कोई भयानक घटना घटी और मुझे उनके बीच छोड़ दिया गया। विवेक के भीतर उलझन और दर्द तीनों ही थे। उसने कहा, तब से मैं हमेशा इस जगह की खोज में रहा हूँ, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी आत्मा क्यों यहाँ अटक गई। अर्चना ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, किसी का छोड़ जाना सिर्फ एक विरह नहीं होता विवेक, ये एक शाप भी हो जाता है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा की शांति चाहिए तो तुम्हें उस 13वीं सीढ़ी का सच जानना होगा। पर सावधान, जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यही रह जाएगी। विवेक की आखिरी रिकॉर्डिंग और डायरी का खुलासा। उसी क्षण विवेक के कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग एक नया मोड़ ले गई। उसने अपने बैग में रखी पुरानी डायरी निकाल ली, जो उसने गलती से वहीं छोड़ दी थी। डायरी के पन्नों पर लिखा था, अगर ये लिखित सच तुमको मिल जाए तो जान लो कि 13वीं सीढ़ी का प्रत्येक कदम तुम्हें एक नई आत्मा के करीब ले आता है। मेरी आत्मा भी, जो अब शायद अर्चना के नाम से जानी जाती है, उसे फिर से देखने का मौका छोड़कर तुम खुद को सुलझा नहीं पाओगी। विवेक ने धीरे धीरे डायरी पढ़ते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसके मन में अब समझ आ रही थी कि इस गेस्ट हाउस में बस एक तत्व है, अधूरी आत्माएं। अर्चना ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझे माफ करोगे विवेक? विवेक ने अपनी रिकॉर्डिंग में जवाब दिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं समझ नहीं पाया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आत्मा इस जगह अब भी कैद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे आज़ाद कर सकूँ, लेकिन हर रास्ते के पीछे दर्द होता है। कैमरे की रोशनी थोड़ी और मंद हो गई। दीवारों पर बिखे नाम और तारीखें
और गहन अंधकार में सब कुछ छुआ। विवेक की रिकॉर्डिंग अब सुनवाई के कगार पर थी, जैसे हर शब्द में उनके बीच का जुड़ाव, एक अधूरी आत्मा का दर्द और 13वीं सीढ़ी का आप गूंज रहा था। इसे रात विवेक की आखिरी रिकॉर्डिंग उसी लम्हे को कैद कर गई जब अर्चना की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई और एक आखिरी हल्की सी मुस्कान रह गई। मैं अब भी यहाँ हूँ और हमेशा के लिए यहाँ रहूँगा। कहानी जारी रहेगी। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए अलविदा।